कभी सोचा है कि एक ही देश में जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हों, जहां लोगों की संस्कृति बिल्कुल अलग हो, वहां लोकतंत्र सबको साथ लेकर कैसे चलता है? ऐसा क्या होता है कि कुछ देश इस चुनौती में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ बिखर जाते हैं? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक दिलचस्प पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, दो देश हैं, दोनों में लगभग एक जैसी ही सामाजिक बनावट है, वैसी ही विविधता। फिर भी एक देश शांति और तरक्की के रास्ते पर चल पड़ता है और दूसरा गृह युद्ध की आग में झुलस जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इस कहानी के हमारे दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम और दूसरी तरफ है दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश श्रीलंका। दोनों के सामने चुनौती एक ही थी, अपनी विविधता को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। तो पहले बेल्जियम की कहानी देखते हैं। यहाँ की आबादी में करीब 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच और बचा हुआ 1% जर्मन। लेकिन असली कहानी इन नंबरों में नहीं है। कहानी में मोड़ ये है कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग संख्या में कम थे, वो ज्यादा अमीर और ताकतवर थे, और इसी बात से डच बोलने वालों के मन में एक नाराजगी थी। अब जरा श्रीलंका की तरफ देखते हैं। यहाँ का मामला ना बिल्कुल अलग था। यहाँ 74% आबादी सिंघली समुदाय की थी और करीब 18% तमिल, यानी एक समुदाय का साफ साफ बहुमत। और इसी बहुमत की सोच ने श्रीलंका का भविष्य तय कर दिया। तो फिर श्रीलंका ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने चुना बहुसंख्यकवाद का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां जीत सिर्फ एक की होती है और बाकी सबकी हार तय होती है। अच्छा, तो ये बहुसंख्यकवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि अगर किसी एक ग्रुप की आबादी देश में सबसे ज्यादा है, तो देश पर राज करने का हक सिर्फ उन्हीं का है और वो अपनी मर्जी से जैसे चाहें देश को चला सकते हैं, भले ही इससे बाकी लोगों की जरूरतों या इच्छाओं को नजरअंदाज क्यों न करना पड़े। और इसी सोच के तहत श्रीलंका में आज़ादी के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। 1956 में कानून बनाया गया जिसने सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया, तमिल भाषा को किनारे कर दिया गया। फिर सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटीज में सिंघली लोगों को प्राथमिकता मिलने लगी। इतना ही नहीं, संविधान में भी बदलाव करके बौद्ध धर्म को खास दर्जा दिया गया। इन सब फैसलों का असर ये हुआ कि तमिल लोगों को अपने ही देश में परायापन महसूस होने लगा। और इन सब का नतीजा था एक भयानक गृह युद्ध जिसने श्रीलंका को दशकों तक पीछे धकेल दिया और हजारों जानें ले लीं। अच्छा, अब कहानी को वापस बेल्जियम पर लाते हैं। श्रीलंका से बिल्कुल अलग, एकदम उल्टा रास्ता अपनाया बेल्जियम ने। उन्होंने समायोजन का रास्ता चुना, यानी सबको साथ लेकर चलने का रास्ता। और हाँ, ये कोई जादू से नहीं हो गया। इसके पीछे थी एक सोची समझी कोशिश। बेल्जियम के नेताओं ने ये महसूस किया कि अगर देश को टूटने से बचाना है तो हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। इसीलिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए। तो बेल्जियम ने किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो कमाल का मॉडल तैयार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। राज्यों को ज्यादा ताकत दी गई ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। राजधानी ब्रुसेल्स, जहां झगड़ा सबसे ज्यादा था, वहां के लिए एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों समुदायों को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और तो और एक तीसरी तरह की सरकार भी बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे मामलों को देखती थी। और अगर इस मॉडल की कामयाबी का कोई सबूत चाहिए तो वो इससे बड़ा क्या होगा कि वही ब्रुसेल्स शहर जो कभी बेल्जियम के बंटवारे की वजह बन सकता था, आज उसी शहर को पूरे यूरोप को एक करने वाले यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया। तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो अलग अलग कहानियों से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि सत्ता को यानी पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है, और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी वजह हैं, एक समझदारी की और दूसरी उसूलों की। लेकिन यहाँ एक सवाल भी तो उठता है ना, कि क्या सत्ता को इस तरह बांटने से, हर किसी को हिस्सेदारी देने से देश कमजोर नहीं हो जाता? देखिए, इसके जवाब में 2 बड़ी बातें हैं। पहली, एक समझदारी भरी वजह। जब सत्ता बढ़ती है तो समाज में टकराव और झगड़े कम होते हैं, जिससे देश में शांति बनी रहती है। ये उस हिंसा और बंटवारे से बचाता है जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है।
और दूसरी वजह उसूलों की है। लोकतंत्र का तो मतलब ही यही है कि सत्ता किसी एक के हाथ में ना हो। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की असली आत्मा है। इससे हर नागरिक को लगता है कि ये देश मेरा है, ये सरकार मेरी है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि सत्ता को शेयर करना जरूरी है, पर सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाता है, इसके क्या तरीके हैं। चलिए अब इसके 4 मुख्य रूपों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर सत्ता को 4 तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला है हॉरिजॉन्टल, यानी सरकार के अलग अलग अंगों के बीच, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा है वर्टिकल, यानी सरकार के अलग अलग स्तरों पर, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकारें। तीसरा तरीका है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता को बांटना, जैसे कि बेल्जियम में हुआ। और चौथा है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और दबाव समूहों के बीच, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है गठबंधन सरकारें। तो आखिर में बेल्जियम और श्रीलंका की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी ऐसे समाज में जहां गहरे मतभेद हों, क्या वहां एक समझौते से मिली-जुली थोड़ी अधूरी शांति ज्यादा बेहतर है, या फिर एक आदर्श लोकतंत्र बनाने का जोखिम उठाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया के कई देशों को खोजना पड़ रहा है।